हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जो आपके सितंबर एग्जाम चल रहे हैं उनकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कॉन्टेक्ट करके आप अपना पूछ सकते हो। अभी जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है वो हिंदी का ही आ रहा है, तो सभी अच्छे से उसकी तैयारी करिए और अपने अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है बेटा, आज हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारा सप्लीमेंट्री का चैप्टर 4 चल रहा था, युगों का दौर, उसको हम पेज नंबर 64 हाफ से लेकर लास्ट पेज है 71, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर की रीडिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, और कल हम इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए बेटा, अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। देखिए बेटा, पेज नंबर 64 हाफ से आज हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग है प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति होती है बेकार तरीका, रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था। इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे यहाँ शून्य जो है भारत ने ही दिया था, 0 जिसको बोलते हैं, तो उससे आने से जो कैलकुलेशन वाली जो प्रॉब्लम थी वो भारत की सोल्व हो गई थी और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से भिन्न होते थे। भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह के ज्यामितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियां अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस देश में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। अंक गणित और बीज गणित में भारत आगे बना रहा, जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जा सकता है। वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था, बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाता था। कि जो एक पहले जो बिंदु होता था ना, नुक्ता क्या होती है बेटा, आप सभी को पता होगा। हिंदी में नुक्ता जैसे ज और फ के जो नीचे छोटी सी बिंदी लगी होती है, ऐसे ही पहले बिंदी का आकार था। लेकिन बाद में इसने कैसा रूप ले लिया कि वृत्ताकार, गोल, मतलब कि गोल बनाते हैं, उसके बीच में जगह खाली होती है। जो नुक्ता होती है वो तो बीच में से भरी हुई होती है, तो बाद में इसने कैसा रूप ले लिया, छोटे वृत्त का रूप। वृत्त कैसा होता है, सर्कल जिसको आप बोलते हो वो। ठीक है बेटा, शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंक गणित और बीज गणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गए। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिसका जन्म 427 ईस्वी में हुआ। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर 522 ईस्वी का, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र 628 ईस्वी का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंक गणित और बीज गणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिसका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। अंक गणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है,
जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता था। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, क्योंकि उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए उपयुक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थीं। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्याधन का बड़ा केंद्र था और यूनानी और यहूदी विद्वान यहाँ एकत्रित होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूर विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आम तौर पर प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए। इनका सबसे पहला प्रयोग जिनकी जानकारी मिलती है 1134 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 में हुआ था। अगली हेडिंग आती है बेटा विकास और ह्रास। ह्रास होता है पतन। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रचार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इस सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में यानी चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 6ठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और हरास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। उत्तर पश्चिम से गोरे हूणों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं, किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर भारत में अपने को राजसत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हूणों को निकाल बाहर करता है। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हूणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी मतलब अंदर से परिवर्तन घटित हुआ। हूणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न है। 7वीं शताब्दी के हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी जो अभी बेटा उज्जैन के नाम से जो प्रसिद्ध है वो पहले उज्जैनी था, ठीक है, जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमज़ोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का
मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की और व्याकरण और कोशकार था। वह व्याकरण और कोशकार था। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में थी। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला साहित्य का संरक्षक किया। सॉरी बेटा। वह स्वयं कवि और लेखक था जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती है। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया था। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्प दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। गर्चे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन यहाँ समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय भी थे। सक्रिय थे मतलब एक्टिवेट थे, चल रहे थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्ध और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था। आपने सुना भी होगा बेटा, नालंदा विश्वविद्यालय जो बहुत प्रसिद्ध था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों के अलावा दूसरे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे। वैदक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने ही किया। इसके अलावा बिहार में आजकल भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। ज्यों-ज्यों सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती है, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उसकी धड़कनें मंद होने लगी हो। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगा और पूजा के विकृत रूप को सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। साहित्य में भवभूति आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित में
आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय का है। कला में भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया, लेकिन दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे जब तक उन्हें श्री विजय से परास्त करके उन पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधाकृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। इसका मतलब क्या है बेटा कि या तो जो हमारे भारत है या भारत थोड़ी ना युद्ध लड़ेगा, भारत में रहने वाले लोग युद्ध लड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, या तो भारत खुद से अंदर से पतनशील हो गया, उसको अंदर से ये लगने लगा हो अब हम हारेंगे, या जो हमारे विरोधी सेना है वो भारतीय सेना से युद्ध में ज़्यादा कुशल हो, तभी भारत जो है हार मानेगा। भीतरी ह्रास भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। उनमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यापार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, उनकी वहाँ मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बट गया, जहां हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। नियत मतलब निश्चित हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा जाता था और उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया जाता था। भारत के सामाजिक ढांचे ने
भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उनके साथ संपर्क में। साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगीं और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। इसलिए वह बचा रह सका, नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। देखिए बेटा, मैंने आपके ये चैप्टर 4 जो है पेज नंबर 71 तक पढ़ दिया है। कल हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस